हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कि टोरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, फ्रीज्ड जोन क्या होता है। ठीक है, यानी टोरिड जोन का मतलब है उष्ण कटिबंध क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों टेम्परेट जोन, इसका मतलब है कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे ऊपर में कि फ्रीज्ड जोन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी चीजों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम फिर से वापस बुक में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम फिर से 3D मैप में जा करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो समझा अक्षांश क्या होता है। ठीक है, उसके और भी कई विशेषताओं को देख लिया जो हमें अभी देखना नहीं था, आगे पढ़ने के बाद देखना था, हालांकि कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ लिखा है विषुवत शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ये हमने देखा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को कौन दर्शाता है, इक्वेटर दर्शाता है। और चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप जो है वो 360 डिग्री अंश का 1/4 है, यानी 90 डिग्री अंश है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, यानी 90 डिग्री लेटीट्यूड किसको दर्शाता है, ध्रुव को दर्शाता है, हमने देखा अभी। ठीक है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाता है, तो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, इसके उत्तर में यानी इक्वेटर के उत्तर में जो भी अक्षांश है सब कहलाता है उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे जो भी अक्षांश है सब कहलाता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, दोनों में मान लीजिए एक दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है, और आप उत्तरी और दक्षिणी नहीं लिखते हैं, केवल 20 डिग्री अक्षांश लिखते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सा अक्षांश है। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ताकि आपको पता चले कि इक्वेटर के ऊपर है, और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लिखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि वो इक्वेटर के दक्षिण में है। ठीक है, इसलिए ये लिखना जरूरी हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषुवत वृत्त के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो एरिया है ना, ये विषुवत एरिया नहीं दोस्तों, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन ये विषुवत वृत्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। हम इसको 3D में देख चुके हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेटर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे विषुवत वृत्त के बाद उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव कौन सा है, तो ये वाला है उत्तर ध्रुव। हम पेन ले लेते हैं, यहाँ पे है उत्तर ध्रुव। ठीक है, और उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव यहाँ पे जो कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और 4 रेखाएं भी है जिसको हमें जानना चाहिए। एक है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा ये वाला है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। एक है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। दोस्तों ये जो कर्क रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इंग्लिश में, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, और जो दक्षिण में है वो है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। इंग्लिश में अगर कहे तो 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, एक और रेखा है जिसको हम यहाँ पे देखते हैं, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है जिसको हम कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। दोस्तों इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो उत्तर ध्रुव वृत्त को हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल ये कितना में है तो 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसी तरह से दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये कितना में है तो ये भी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में है। कौन सा सर्कल है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसका मतलब होता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है,
तो चलिए हमने ये सर्कल के बारे में पढ़ लिया। हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं, ये है इक्वेटर विषुवत ये 23.5 डिग्री में है, ठीक है। कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। देखिए भारत के किस किस राज्य से गुजर रही है। आप इंडिया का मैप लीजिए, देखिए नीचे देखिए 23.5 डिग्री में साउथ में क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। अब 66.5 डिग्री वाला देखते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है? आर्कटिक सर्कल यानी कि उत्तर ध्रुव वृत्त। अब 66.5 डिग्री नीचे क्या है देखते हैं, तो यहाँ पे है अंटार्कटिक सर्कल यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा सभी महत्वपूर्ण रेखाओं को। अब हम देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। दोस्तों टेम्परेचर के आधार पर कुछ कटिबंधों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it's called the torrid zone, ठीक है। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो दोस्तों यहाँ उष्ण कटिबंध के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया है उसमें वर्ष में एक बार जो सूरज है वो सिर के सीधे सीधे ऊपर होता है, इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसको इंग्लिश में टोरिड जोन कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है ताप उष्ण कटिबंध, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा। चलिए हम इसको मार्क कर देते हैं रेड पेन से, ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये जो है ना ये मकर रेखा हो गया, ठीक है, और ये जो है ना ये हो गया कर्क रेखा। अब इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है ना ये वाला, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध वाला एरिया। ये जो चीज है ना, ये जो टॉपिक है ये हम बचपन में कभी नहीं पढ़ते हैं और हमें बड़े होने पर बहुत परेशान करता है ये टॉपिक कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये है दोस्तों उष्ण कटिबंध, ठीक है। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे और भी आपको देखने के लिए कहा गया है उष्ण कटिबंध के बाद शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है? ये वाला एरिया, ये यानी ये उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच वाला पिंक वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। लेकिन ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और ये क्या है? ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ बीच में भी होता है टोरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध में भी, कि इक्वेटर से ऊपर वाला उत्तरी उष्ण कटिबंध और इक्वेटर से नीचे वाला दक्षिणी शीत कटिबंध या दक्षिणी उष्ण कटिबंध, ठीक है। इस तरह की चीजें। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या कहेंगे? ये जो उष्ण कटिबंध है उसको हम कहते हैं टोरिड जोन, ठीक है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पीछे दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो इलाका है ये हरा वाला, ये क्या कहलाता है? टोरिड जोन। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। अगर हम नीचे देखें तो ये भी टेम्परेट जोन है, लेकिन ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन, नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। उसी तरह से ये है फ्रीज्ड जोन जो कि हिंदी में शीत कटिबंध कहलाता है, नीचे वाला फ्रीज्ड जोन जो कि हिंदी में शीत कटिबंध कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी है उत्तर ध्रुव वृत्त के उत्तर वाला जितना भी इलाका है सारा का सारा क्या कहलाता है? शीत कटिबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज्ड जोन। लेकिन ऊपर है उत्तर में, इसलिए उत्तरी शीत कटिबंध, नॉर्दर्न फ्रीज्ड जोन, ठीक है। नीचे अगर देखिए तो ये हो गया आपका दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। कहाँ वाला इलाका है? तो दक्षिण ध्रुव वृत्त के दक्षिण वाला इलाका है, यानी अंटार्कटिक सर्कल के साउथ वाला एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा। चलिए पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की तिरछी किरणें होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और
उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र इसमें ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 3D मैप में देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है चीज़ें। ठीक है, बीच में क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इक्वेटर से दक्षिण में 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। अब इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है ना, इसमें हमेशा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यानी कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, ये इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, उसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वर्ष में एक बार, इसलिए ये जो वाला जो एरिया है ना, इसमें हीट बहुत ज़्यादा पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं टोरिड जोन। ठीक है, हीट जोन, टोरिड जोन कहा जाता है। अब देखिए, अब ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, यहाँ ये वाला आर्कटिक सर्कल, ऊपर आप देखें तो यहाँ 66.5 डिग्री में आर्कटिक सर्कल है, हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुववृत्त, और यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये वाला इलाका, और नीचे का ये वाला इलाका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और नीचे का 66.5 डिग्री ये वाला अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच वाला इलाका। ठीक है, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल, इनके बीच वाला इलाका मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त, और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त, इन दोनों के बीच वाला इलाका। इसमें ना सूरज मान लीजिए यहाँ पे निकल रहा है, तो इसकी किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है, इसमें थोड़ा सा धूप तो पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, इन दोनों को, और ये ऊपर है इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला नीचे है इसलिए इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, नीचे वाला जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है उसको हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, और अगर हम ये वाला एरिया देखें, ये वाला, ठीक है, यहाँ देखिए ये नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ में अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला इलाका, इसमें हमेशा क्षितिज के ऊपर नहीं जा पाता सूरज। ठीक है, इसलिए ये वाला जो एरिया है ना, काफी ठंड वाला इलाका होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ठंड वाला इलाका यानी शीत कटिबंध। ठीक है, और इसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीज्ड जोन, और क्योंकि ये नॉर्थ में है, उत्तर में, इसलिए हम इसको कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध, और अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्थ फ्रीज्ड जोन। ठीक है, और ये ऐसे इसी टाइप का इलाका जो है वो साउथ में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, लेकिन इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल वाला इलाका। ठीक है, साउथ में अंटार्कटिक सर्कल का इलाका है। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त के अंदर वाला इलाका है। यहाँ देखिए ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, ये येलो कलर से जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और इसके दक्षिण में जो भी इलाका है ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि सूर्य जो है वो क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध, लेकिन क्योंकि ये दक्षिण में इसलिए हम इसको कहते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, साउथ फ्रीज्ड जोन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो दोस्तों हमने हीट जोन्स के बारे में भी देखा, पढ़ा, बढ़िया तरीके से जाना, ताप कटिबंध की बहुत बढ़िया नॉलेज हमने ली। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि देशांतर क्या है। तो दोस्तों हम जब अक्षांश को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं तो हमें देशांतर पढ़ने में कोई भी दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपको इमेज दिया गया है, इसमें ऊपर से नीचे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है लाइनें, इसी को हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, जो चूड़ियों की तरफ पृथ्वी में घूमी हुई थी, बैठी हुई थी, उसको हम कहते थे क्या, अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ठीक है, लेकिन जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है, इसको हम कहते हैं देशांतर। दोस्तों ये जो देशांतर है वो है ना, वो हाफ सर्कल होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं होता है। ये यहाँ से यहाँ तक हम एक मानते हैं, एक देशांतर। ठीक, उसके बाद उससे उधर वाला हम मानते हैं दूसरा देशांतर। ठीक है, इसीलिए ये हाफ सर्कल होता है, ये पूरा का पूरा कभी नहीं होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि ये क्या दिया गया है।
किसी स्थान की स्थिति को बताने या उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या फिर पश्चिम की ओर स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न भिन्न देशांतरीय यामियोत्तर की लंबाई समान होती है, लेकिन इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। और तब सभी देशों ने निश्चय किया कि जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वहां से गुजरने वाले यामियोत्तर से पूरब की ओर पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। ठीक है, पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी, और इस यामियोत्तर को प्रमुख यामियोत्तर कहा जाता है, प्रमुख देशांतर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये नॉर्थ पोल से निकलने वाली सभी लाइनें जाकर के साउथ पोल में मिल रही है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं देशांतर। यहाँ पे आपको येलो वाला एक लाइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, और ये भी जाकर के मिल रहा है साउथ में। ये भी क्या है, एक देशांतर है। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, तो देशांतर जो है ना वो सभी के सभी समान है, मतलब सबका लेंथ जो है लगभग सेम है। ठीक है, इसलिए हम किसी को लंबा चौड़ा छोटा नहीं मान सकते। जैसे अगर अक्षांश में देखें तो ये इक्वेटर जो है ना वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं छोटा होते जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रहा है, और हर जगह इसका जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। ठीक है, सभी देशांतर लगभग सेम है, तो इसको हम किसी को स्पेसिफिक नहीं मान सकते कि ये जो है ये लंबा देशांतर है तो इसको हम मेन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को एक प्रमुख मानना ना थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो सभी देशों ने मिलकर के डिसाइड किया कि कोई एक प्रमुख मानेंगे, ताकि उसके पूरब की जो चीज़ें होगी उसको हम मान के चलेंगे कि पूरब है। ठीक है, और उसके पश्चिम की चीज़ें होगी उसको हम मान के चलेंगे पश्चिम है। ठीक है, तो सभी देशों ने डिसाइड किया, और जो ग्रीनविच था शहर, वहाँ पे एक वेधशाला थी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अभी ग्रीनविच कहाँ पे है, GREE, यहाँ पे देखिए ग्रीनविच। अब ये अपने से लोड ले लेगा, ग्रीनविच हमें ढूंढ करके निकाल करके दिखाएगा। देखिए ग्रीनविच कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब ये पूरा का पूरा वेधशाला हमें दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपको पूरा का पूरा ग्रीनविच दिखा दिया रेड कलर में। ठीक है, ये देखिए ये रेड कलर से ग्रीनविच का बॉर्डर भी दिखाई दे रहा है, ये इंग्लैंड में। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम वापस चले जाते हैं। देखिए इंग्लैंड में आपको दिखाई दे रहा, लंदन में। ठीक है, ये लंदन में ग्रीनविच है। तो चलिए वापस चले जाते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे है। इसको हम घुमा लेते हैं, अब ये सही हो गया। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब देखिए हम इसको सामने जा करके देखते हैं, ये ग्रीनविच है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारा जो देशांतर है ना, इन देशांतरों में से एक को प्रमुख मान लिया गया कि ये जो ग्रीनविच से गुजर रहा है, ये वाला जो देशांतर है ना, इसको मेन देशांतर मानते हैं, इसी को मानते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, किसी को तो 0 डिग्री मानना होगा ना, उसके बाद ही हम 1 2 मानेंगे, तो इसको मान लिया 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो देशांतर है, देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री देशांतर है, ये 5 डिग्री देशांतर है, ये 6 डिग्री देशांतर है। ठीक है, लेकिन ये वेस्ट में है दोस्तों। और इधर देखिए ये 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री ईस्ट, ये 3 डिग्री ईस्ट देशांतर है ये सब। ठीक है, हर डिग्री में एक देशांतर होता है। तो अगर हम ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों में से इसको अगर इंडिकेट करना चाहे तो हम इसको कहेंगे क्या, 1 डिग्री ईस्ट का देशांतर, यानी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इसको अगर हम इंडिकेट करें तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 वेस्ट होते जा रहा है, और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर पूरब में यानी कि ईस्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे और देख सकते हैं आप, यहाँ 15 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक देशांतर जो है ना,
मान लीजिए इधर सूरज उगा है, सूरज हमेशा पूरब में उगता है और पूरब हम हमेशा ईस्ट को मानते हैं, ठीक है, मतलब जो राइट साइड होता है मैप में हम उसी को मानते हैं। तो चलिए इधर से पूरब उगा है, ठीक है, सूरज उगा है, ठीक है, पूरब है, इधर सूरज उगा है। अब मान लीजिए पृथ्वी तो इस तरह से घूमती है ना, इस तरह से, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। अब मान लीजिए सूरज जो है यहाँ तक रोशनी दे रहा है, तो यहाँ तक सवेरा है और इसके इधर तो पूरा रात है, ठीक है। अब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगता है मतलब 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो इस मान लीजिए यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ तक 8 डिग्री में आ रही है, 7 डिग्री ईस्ट में नहीं आ रही, तो फिर 7 डिग्री ईस्ट में सुबह होने के लिए 4 मिनट और है, ठीक है, 4 मिनट लगेगा। 4 मिनट बाद 7 में भी सूरज उग जाएगा, और 7 में अगर सूरज उगा है तो 4 मिनट बाद 6 डिग्री ईस्ट में सूरज उग जाएगा। अगर 6 डिग्री ईस्ट में सूरज उगा हुआ है तो 4 मिनट बाद 5 डिग्री ईस्ट देशांतर में भी सूरज उग जाएगा। इस तरह से चीजें होती है। लेकिन 15-15 डिग्री में क्या होता है वो देखिए। अगर यहाँ पे अभी सूरज उगा है, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट देशांतर में, तो और ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री ईस्ट देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, ये ना तो ईस्ट है ना तो वेस्ट है, ठीक है। तो ये 15 डिग्री देशांतर जो होता है ना वो 1 घंटा का फासला होता है। मतलब 15 डिग्री ईस्ट में अगर अभी सूरज उगा है ना तो 0 डिग्री देशांतर में सूरज उगने के लिए अभी 1 घंटा बाकी है। यानी 1 डिग्री में जब 4 मिनट लगता है तो 15 डिग्री में सूरज उगने के लिए 1 घंटा लगेगा। यानी कि दिन होने के लिए मान लीजिए 15 डिग्री इधर जो है सूरज उग चुका है, यानी दिन हो चुका है, तो 15 डिग्री इधर का जो देशांतर है उस पे सूरज उगने के लिए अभी भी 1 घंटा बाकी है। ये घूमेगा 1 घंटा के बाद ये इस जगह पे पहुंचेगा जहां सूरज उगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ दिन होगा, ठीक है। तो इस तरह से समय काम करता है, ठीक है। हालांकि अभी पुस्तक में किताब में लिखा हुआ होगा, लेकिन मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया। तो ये जो है ना, एक चीज और बताना है, ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इसके पूर्व वाला एरिया क्या कहलाएगा? जैसे हम इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल रहे थे और नीचे वाला को साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रमुख यामियोत्तर के यानी कि प्रमुख देशांतर के जो पूरब में इलाका है उसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम में जो एरिया है उसको हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और इस देशांतर में जो कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, उसके पूरब में जो जितना भी देशांतर है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? पूर्वी देशांतर कहलाता है। और इसके पश्चिम में जो भी देशांतर है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? तो पश्चिमी देशांतर कहलाता है। लेकिन दोस्तों मजे की बात ये है कि अगर हम इसको पूरा घुमा ले, ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और 180 डिग्री वेस्ट जो देशांतर है वो एक ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 189 डिग्री ईस्ट देशांतर ये है, 189 डिग्री वेस्ट देशांतर ये है, लेकिन 180 डिग्री ईस्ट यही देशांतर है और 180 डिग्री वेस्ट देशांतर भी यही है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। देखिए ये देशांतर है, ठीक है, ये 180 डिग्री ईस्ट देशांतर, 180 डिग्री वेस्ट देशांतर, और ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, ठीक है। तो हम काफी बढ़िया तरीके से देशांतर को भी समझ चुके हैं और टाइम को भी हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जहाँ हमको दिखाया गया है देशांतर और समय के बारे में। दोस्तों अभी हम टाइम पढ़ रहे थे और यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामियोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामियोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। और चूंकि
पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूरब में है उनका ग्रीनिच समय से आगे होगा, ठीक है, दोपहर, और उनका समय जो है ग्रीनिच का समय पीछे होगा, ठीक है। देखिए, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जैसे यहाँ पे ग्रीनिच समय जो है, इससे पूरब में जो भी देशांतर है, इनका समय जो है ग्रीनिच समय से पहले होगा, यानी इधर पहले सुबह होगा, और इधर जो, क्योंकि सूरज इधर है और इधर क्या है, सूरज बाद में उगेगा, यानी इसका ग्रीनिच समय से बाद में समय होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाता है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमता है और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमता है। तो इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के समय जब 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, 1 बज रहा होगा, 60 मिनट आगे 1 बज रहा होगा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में उसका समय क्या होगा, 1 घंटा पीछे होगा, मतलब वहाँ पे 11 बज रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बज रहे होंगे तो उसका 180 डिग्री पर मध्य रात्रि हो रही होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीनिच है, ठीक है, ग्रीनिच यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, ठीक है, तो इसके 180 डिग्री में, यानी इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर हम इधर घूम करके देखें तो इसका ऑपोजिट यही है, यहाँ पे मध्य रात्रि हो रही होगी, ठीक है। क्यों हो रही होगी, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे सूरज उग रहा है तो यहाँ पे तो अंधेरा ही होगा ना, ठीक है। इस तरह की चीजें, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसको दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, ठीक है। कहीं भी जब सूर्य सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है तो उस स्थानीय जगह पर वहां का दोपहर होता है, ठीक है, 12 बजता है वहां का स्थानीय समय में। लेकिन देखिए यहाँ क्या होता है कि हम सभी जगह को तो सभी स्थानीय समय को तो मान के नहीं चल सकते ना। जैसे अगर हम इंडिया का मैप भी देखें तो यहाँ पे 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ पे 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। लेकिन हम अगर इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 15 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब यहाँ और यहाँ का डिफरेंस जो है 1 घंटा से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 घंटा पहले मान लीजिए सुबह हो रहा है, 2 घंटा पहले, और यहाँ पे 2 घंटा बाद में सुबह हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 अलग टाइम पे बजेगा, यहाँ 12 अलग टाइम पे बजेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए हम किसी ऐसे देश में जहाँ 15, 16 या 17, 18 डिग्री का डिफरेंस हो देशांतर में, तो उस देश में हम एक मानक समय को लेकर के चलते हैं। अब वो मानक समय क्या है, तो उस देश के बीचों बीच गुजरने वाले अगर कोई रेखा है, ठीक है, तो उस रेखा को हम मानक यामियोत्तर मान के चलते हैं कि इस देश में इस देशांतर में जो समय होता है वही समय पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। तो भारत देश में हमारा जो मानक यामियोत्तर है उसे किसको माना गया है, 82.5 डिग्री में जो मानक यामियोत्तर है उसको माना गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री पूरब में, तो इस यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है भारत में, और इसे भारत का मानक समय भी माना जाता है। दोस्तों देखिए, कबीर मान लीजिए भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात्रि में वह नहीं सो पाएगा क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे रात में, ठीक है। और भारत के समय अनुसार मैच जो है ना वो शाम को 7:30 बजे है, ठीक है। वहाँ 2 बजे दोपहर में इंग्लैंड में, और भारत में 7:30 बजे का शाम हो रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ दोपहर में मैच खेलेंगे लोग और हम टीवी में देखेंगे कब, यहाँ पे 7:30 बजे देखेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए कि ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे तो भारत में 7:30 बज रहे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय माने जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी उसी तरह का आपको दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप रसिया को देखें दोस्तों, रसिया, यहाँ पे देखिए रसिया, ये वाला एरिया जो है ये रसिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ना ये अगर आप देखें तो ये भारत का इलाका हो गया यार, ये वाला जो इलाका है ये रसिया, यहाँ पे देखिए रसिया, ठीक है।
तो ये रसिया जो है ये बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर सर्च लेता है तो बढ़िया है। यहाँ पे टू प्रोजेक्ट करते हैं तो देखिए ये जो रसिया है ना ये काफ़ी बड़ा इलाका है, इतना बड़ा इलाका है कि इसमें एक समय को मानना सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 11 मानक समयों को अपनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने अक्षांश को देखा, देशांतर को देखा, हमने हीट जोन्स के बारे में पढ़ा, ताप कटिबंध के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे किस तरह से कौन सा मानक यामी उत्तर होता है, कौन सा कर्क रेखा होता है, कौन सा मकर रेखा होता है, इक्वेटर कौन है, आर्कटिक सर्कल कौन है, अंटार्कटिक सर्कल कौन है, कितना डिग्री में नॉर्थ पोल होता है, कितना डिग्री में साउथ पोल होता है, ये सभी चीज़ों को हमने जाना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस तरह का वीडियो और भी पसंद होगा और आप चाहते होंगे कि इस तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड किए जाएं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इस चैनल में आपको इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियो, जेन्युइन वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको मिल सके, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी समझ को विकसित कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।